Hi, folks, welcome again to another episode of Rebaya Show. We have a very distinguished guest today. Selfless service without any motive, helping the people from all corners of life. इकबाल ममदानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया अदा। फॉर आवर व्यूअर्स, इकबाल ममदानी साहब जो काम करते हैं वो शायद ही आज के ज़माने में कोई सोचता हो। डेड बॉडी बरियल एंड क्रीमेशन, वो डेड बॉडीज़ जो अनक्लेम्ड हैं, जिनका कुछ पता नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, एनी कम्युनिटी, उसका क्रीमेशन और बरियल करते हैं। ये सोच, ये थॉट, ये जज्बा, ये कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहले तो रिबाया शो के सभी व्यूअर्स को मेरी बहुत बहुत दुआएं, बहुत शुभकामनाएं हैं। ममदानी हेल्थ ट्रस्ट was formed in the year 2010 by Mr. इस्माइल ममदानी। 2018 में उनकी डेथ हो गई और उनके दो बेटे इकबाल ममदानी, इलियास ममदानी ने चार्ज लिया। फंडामेंटली हेल्पिंग द पुअर, नीडी, लोगों को खाना खिलाना, लोगों की तकलीफ़ों को समझना, जैसे एक सेंसिबल एनजीओ काम करती है, उन्होंने शुरुआत करी। बीच में कोविड आया। रियल लाइफ हीरोज़ की तरह, अनसंग हीरोज़ की तरह, बग़ैर अपनी जान की परवाह करते हुए अब कोविड में उन्होंने रिलेंटलेस सर्विस दी, टेकिंग देयर ओन लाइफ इनटू डेंजर। आज हमारे साथ इकबाल ममदानी साहब हैं। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा अपना एक इंसानियत को लेकर के, हमारे जो अपने शहर के लोग हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं, वो हमारे सब अपने पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल विचार जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते हमारी सबकी तकलीफ़ें एक है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ हमने देखा कि पूरे देश से जो लोग हैं अपने रोज़ी रोटी की तलाश में, अपने अपनों को खुशहाल रखने के चक्कर में यहाँ तक पहुँचते हैं, मेहनत करते हैं, और कई बार वो मेहनत करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। आपने जैसे पूछा कि ये सोच कहाँ से आई, देखिए, सबसे पहले मैं कुछ साल पीछे जाऊंगा। 2020 कोविड नाम की एक महामारी पूरी दुनिया के अंदर आई थी, जिसके अंदर भारत, हमारा अपना इंडिया जिसे कहते हैं, और खास करके मुंबई भी उसमें अछूता नहीं था। शुरुआत में इसका इतना डर था कि आपने देखा होगा कि कॉलर ट्यून तक चेंज कर दी गई थी मोबाइल की, जो होती नहीं अक्सर। किसी की समझ में नहीं आया, हालांकि गवर्नमेंट इस मामले को लेकर बहुत गंभीर थी और इस मामले को लेकर के लगातार कोशिश कर रही थी कि लोगों को बचाया कैसे जाए, लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए। उस दौरान गवर्नमेंट ने जो है ना, जो कोविड से मरने वाले लोग हैं उनके लिए एक खाका तैयार किया था। वो ये था कि जो भी आदमी कोविड से एक्सपायर होगा उसका क्रीमेशन किया जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर रिलीजन। यस, ठीक है। मतलब शायद ये एक बहुत अच्छी सोच उनके हिसाब से थी, लेकिन लकीली पहली बॉडी जो है वो जो डेथ हुई थी कोविड से, जो कि एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर की थी। मुस्लिम्स में क्रीमेशन जो है वो हराम है, वो बरियल करते हैं, क्रिश्चियंस बरियल करते हैं, हिंदू समाज के भी ऐसे कई मानने वाले हैं जो बरियल ही करते हैं। ओके। सो इन सारी चीज़ों को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ, बड़ा हंगामा हो गया, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो, क्रिश्चियंस में हो, मुस्लिम आलिम में हो, क्रिश्चियंस के जो फादर्स वगैरह जो होते हैं उनमें, काफ़ी के दुनिया भर के अंदर इस तरह की बीमारी है, सिर्फ इंडिया में तो है ही नहीं। तो वहाँ सब जगह बरियल होता है, तो वहाँ तो क्रीमेशन होता नहीं है। तो आपने जो कानून बनाया है डर के मारे, तो यानी कि बरियल होने के बाद में दुनिया में जब कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है तो हमारे देश में भी नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आई और उन्होंने तुरंत जो है इन सारी ही चीज़ों को लेकर के जो जीआर निकाला गया था उसे रिवाइज किया गया, हंगामे को देखते रहे, कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए जो है बरियल जिस तरीके से वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं उसे किया जाएगा। इस तरीके से काम की शुरुआत हुई। कोविड के डर से काम कौन करेगा? एग्जैक्टली। डर इतना बना हुआ था। पहले जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लकड़ों पर, जैसे हमने देखा है कि हिंदू समाज के लिए अग्नि देते हैं, वो सब बंद कर दिया गया था। जो गैस या इलेक्ट्रिक के द्वारा जो मशीन्स बनाई गई थी, जी, वहां उसका क्रीमेशन होता था। तो हर शमशान में दो मोस्ट प्रॉब्ली होते हैं, तो एक दिन में चलता था, एक रात में चलता था, या कभी डेथ ज्यादा हुई तो ज्यादा पहुंच गई तो एक बॉडी को जलने के लिए मशीन में 1.5 से 2 घंटा पूरा कंप्लीट लगता था सफाई के साथ। तो एम्बुलेंसेस की जो है वो लाइन लगना शुरू हो जाती थी।
तो जब तक एक बॉडी का क्रिमेशन नहीं होगा तो वो एम्बुलेंस निकल नहीं सकती है। तो हम जो बॉडीज क्लेम करने जाते थे उसके अंदर कभी 14 घंटे से 20-20 घंटे तक का हमको वक्त लगता था। तो हमने सोचा क्यों ना हम एम्बुलेंसेस हायर कर लें। दोस्तों ने मिलकर के सारी चीजें शुरू की। तो एम्बुलेंसेस जब हायर करने की हमने बात की तो जिनके पास एम्बुलेंसेस थी वो डर के मारे देने को भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम कोविड के लिए नहीं देंगे। तो जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास एम्बुलेंसेस कई सालों से है और उनमें यूज में नहीं है और एक तरीके से कचरा हो चुकी है। तो ऐसे लोगों को हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो जगह रोक रही है गाड़ी तुम्हारी, वो हमको गिफ्ट कर दो। हर पुलिस के पास हमने नंबर्स भेज दिए थे कि अगर किसी को मदद चाहिए तो हमारी टीम जो है वो मदद भी करेगी, फ्री एम्बुलेंस सर्विस देगी। तो पुलिस खुद हमारी एक तरीके से एडवर्टाइज करने लग गई। तो हमने डॉक्टर्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम बॉडीज तो आप ले जाते हो लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है नॉन मुस्लिम्स का, वो डर के मारे आ नहीं रहे। तो हमने उनसे पूछा क्या हम ये काम कर सकते हैं। इस तरह फिर मुंबई पुलिस, हॉस्पिटल्स और हमारी साथ में हमने काम शुरू किया। तो जब सबसे पहले हिंदू बॉडी हम लेके शमशान पहुंचे तो शमशान वाले डर गए। उन्होंने सोचा कि सारी दाढ़ी टोपी वाले गलती से आ गए। तो उन्होंने कहा मुस्लिम कब्रिस्तान बगल में है, आप यहाँ। तो फिर उनको बताया गया कि भाई ये हिंदू बॉडी है और आप हमको अब ये बताइए कि इसका अंतिम संस्कार करते कैसा है, क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल चैलेंज था वो सारी चीजें। उन्होंने कुछ चीजें बताई, कुछ एज ए जर्नलिस्ट हम काफी ऐसे दोस्त हमारे जो पंडित वगैरह है उनसे अलग अलग लोगों से बातचीत की। तो किसी ने कहा भाई गंगा जल मुंह में डालते, किसी ने कहा तुलसी, किसी ने कहा चंदन, अलग 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 हर वो चीजें हर किसी में जो होती है वो बतानी शुरू की हमको। अब चैलेंज हमारे लिए था कि गंगा जल और तुलसी लाए कहाँ इस हालात में। फिर कॉल लगाया गया तो उन्होंने कहा अगर नहीं है तो फिलहाल नॉर्मल पानी भी आप इस्तेमाल कर लीजिए लेकिन कोशिश करिए कि मिल जाए। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। टचवुड ये मान सकते हैं कि अलग अलग दोस्तों ने, कई लोगों ने गंगा जल हमें प्रोवाइड किया, कुछ लोगों ने तुलसीज वगैरह प्रोवाइड की। इस तरह ये कारवा जो है बनता गया, काम चलता गया और तकरीबन 2,500-3 हजार बॉडीज का काम हमारी टीम ने कोविड पीरियड में किया एज पर रिलीजन। अब कोविड ख़त्म हो गया, उसके बाद अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ जो हैं उसका भी आप अलग अलग रिलीजन के हिसाब से उसका भी आप बरियल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू है कि इस तरह का कोई आदमी है जो इस तरह की चीज़ें करता है। डिकम्पोज्ड बॉडीज़ बहुत होती होंगी, स्मेल बहुत आती होगी, जहाँ लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। ये सब किस तरह से करते हैं और ये क्या जज्बा मिल गया आपको ये करने का? मतलब कि मैंने अभी आपसे जब मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा था तो आपने मुझको तो ऐसी ऐसी बॉडीज़ दिखाई हैं जो बिल्कुल ब्लैक हो गई हैं, आधी बर्न्ड हैं। उनको उठाना, उनको कैरी करना, ये सब कैसे करते हैं साहब? देखिए रेबा साहब, इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी फैमिली के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ देना चाहता है। न चाहते हुए हर गरीब आदमी सरकार को एक टैक्स देता है, चाहे वो कोई चीज़ खरीदे, किसी चीज़ के अंदर वो हिस्सा ले या नहीं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी हर किसी के लिए एक बराबर की नहीं होती है, लेकिन मौत एक ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर एक आखिरी सम्मान हर किसी को मिलना चाहिए। और वो हक है इंसान का कि ज़िंदगी के इतने साल या इतने दिन उसने इस जहां को दिया है तो उसकी विदाई भी बहुत अच्छी रीत से होनी चाहिए। कुछ लोग अपनी फैमिलीज को पालने के लिए बेचारे फैमिली छोड़कर यहाँ आते हैं, कुछ की फैमिलीज नहीं होती है। आखिरी वक्त जब उनका होता है, किसी का इंतकाल अस्पताल में हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट में हो जाता है, कोई अपनी मौत मरता है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहले जब इसकी जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस ये कोशिश करती है किसी भी तरीके से कि उनकी फैमिलीज को ट्रैक किया जाए। बिल्कुल। तो पुलिस लगातार कोशिश करती है। हॉस्पिटल्स के नियम के हिसाब से 7 या 10 दिन जो है उसको रखा जा सकता है, लेकिन पुलिस कोशिश करती है कि उनको जरा भी लिंक्स ऐसा लगता है कि उम्मीद होती है, महीना, 2 महीना, 3-3, 4-4 महीना भी वो कोशिश करती है लगातार कि इनके परिवार इनको मिल जाए और इसका जो अंतिम संस्कार है जो परिवार की देखरेख में हो। कई बार पुलिस कामयाब भी होती है, लेकिन वो परिवार का कहना होता है उनके पास पैसे ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए। किसके पास? फैमिली के पास। मतलब चाहे वो कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, तो उनके पास इतने पैसे नहीं है।
कई बार हमने देखा कि ऑफिसर्स जो है वो उनको टिकट भी अपने पैसों से मुहैया कराते हैं। ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास। मैं दूसरा, जब वो फैमिली यहाँ आती है तो उनके खाने से रहकर रहने का हर वो इंतजाम पुलिस खुद देखती है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं जिसको भले ही लोग पुलिस को गाली दे, पुलिस का एक पार्ट हमने देखा है, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो हमेशा मैं देखता हूँ। कई बार ये होता है सीजन होती है, लेकिन वो फिर वहाँ डीआरएम से या किसी टॉप लेवल से बात करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी टिकट करवा दीजिए, इनकी फैमिली में ऐसा ऐसा हो गया, तो परिवार के लोग यहाँ आते हैं और वो खर्च करते हैं। एक पार्ट ये होगी। दूसरा पार्ट ये होता है कि कुछ का कहना होता है कि हमारे पास स्थिति नहीं है आने की, यहाँ से कोई मदद भी नहीं होती है, तो परमिशन लिख के देते हैं कि आप इसका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। अच्छा, ओके। तीसरी सूरत ये होती है कि फैमिली मिलती ही नहीं है बहुत ट्रैक करने के बाद। तो इन सारी सूरत के अंदर हमारी टीम और मुंबई पुलिस एक फैमिली की तरह वर्क करती है। जो पहले पेपरों पे अनक्लेम्ड होता है उसका जब हम क्रिमेशन या बरियल करते हैं तो वो एक फैमिली उसका बरियल या क्रिमेशन करती है। मुंबई पुलिस के अधिकारी हो, हमारी टीम हो, जो रस्म रिवाज होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, उसको पूरा निभाते हुए। अच्छा इकबाल भाई, एक चीज और पूछूंगा आपसे, अब तक आपने करीबन 5,000 के ऊपर नहीं, हमने अब तक 7,000 से ज्यादा बॉडीज का अंतिम संस्कार कराया। 7,000 बॉडीज हैव बीन। इसमें डिमार्केशन अगर करें तो मुस्लिम्स कितना परसेंटेज है? देखिए 85 to 86% जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदू बॉडीज हमारे पास आती है। हाँ। कभी 14, कभी 15, कभी 16, मतलब इस तरीके से हम गिनिए तो मुस्लिम बॉडीज हमारे पास आती है। 84-16 मतलब मैक्सिमम हम पकड़ ले। अच्छा, ये रेशियो रहता है एज पर पॉपुलेशन। राइट। इसमें लेडीज जो बॉडीज होती है वो हमारे पास बहुत कम आती है, रेयर आती है। मतलब अगर हम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि महीने में 100 से 125 बॉडीज हम करते हैं तो मुश्किल से 2, मैक्सिमम हो गई तो 3, इस तरह की लेडीज बॉडीज हमारे पास आती है। अच्छा, जब लेडीज बॉडीज आपके पास आती हैं तो उसके क्रिमेशन के लिए किसी लेडी को आप रखते हैं? जैसे अगर मुस्लिम बॉडी है तो एक चीज होती है गुस्ल उसल देना। जी देखिए, अगर मुस्लिम बॉडीज है तो गुस्ल के लिए हमारे पास लेडी की एक टीम है। अच्छा, ओके। जो उसके गुस्ल को लेकर के हर वो चीज करती है, क्योंकि मुस्लिम लॉ के हिसाब से आप लेडीज बॉडीज को देख भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। ठीक है। इसी तरीके से हिंदू धर्म में भी उसका एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो वो जो बॉडी है उसके क्रिमेशंस के लिए, जैसा हमने बताया कि मुस्लिम्स के लिए हमारे पास एक मुस्लिम लड़कों की टीम है जो गुस्ल देती है, जो दफन करती है, नमाज जनाजा पढ़ती है। उसी तरीके से लेडीज के लिए एक लेडीज जो है गुस्ल दे करके वो दफनाने वाली टीम वही होती है जो जनरल सबका करती है। हिंदू बॉडीज के लिए हमारे पास हमारे हिंदू लड़कों की एक दोस्तों की टीम है। हमारे मुस्लिम लड़कों का काम होता है हॉस्पिटल से बॉडी को ले जा करके शमशान के अंदर सम्मान के साथ रखना। उसके बाद वो जो हमारे टीम के जो बेचारे हिंदू दोस्त हमारे भाई है, उसके जो रीति रिवाज होते हैं जिस हिसाब से किया जाता है उसको वो अग्नि देते हैं। अग्नि देने के बाद में जब अग्नि शांत हो जाती है तो उसके अंदर विसर्जन के लिए जो अस्थियां जमा की जाती है मटकी में, वो सारी जमा करते हैं। जिस तरीके से कभी महीने में, कभी 25 दिन में, 20 दिन में, जैसे बॉडीज के ऊपर होता है वैसे पिंडदान किया जाता है, पिंडदान पूजा होती है। एज एन इंटरव्यूअर मेरे पास वर्ड्स नहीं है इंसाफ को डिफाइन करने के लिए। वर्ड्स एक्चुअली फेल मी एज अ रूल। अनसंग हीरोज, साइलेंट सोल्जर्स, न किसी से लेना न देना, इनका इंटरेक्शन डेड बॉडीज से है जो न बोल सकती हैं, न सुन सकती हैं और न समझ सकती हैं। और ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को लेते हुए, irrespective of whatever religion you are, irrespective of whatever caste you belong to, उसी सम्मान, उसी इज्जत के साथ आपकी बॉडी का क्रिमेशन या बरियल होता है। इकबाल साहब, ये जानना चाहेंगे कि आपको मौत से डर अब नहीं लगता होगा? नहीं, देखिए मौत से डेथ नाउ, मैं आपको ही बता रहा हूँ, अगर मौत से डर होता तो हम कोरोना पीरियड में ही बाहर नहीं निकलते। देखिए मेरे वाले साहब अक्सर ये कहा करते थे और हमने ये देखा भी है, शरीयत भी ये बताती है कि मौत से पहले मौत नहीं है। अगर अल्लाह ने मौत लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत
आपको बचा नहीं सकती। ये हम बेकार की बातें हैं कि हमने मौत को मात दे दी, नहीं, मौत को कोई मात नहीं देता है, वो आता ही नहीं है लेने के लिए। और आपने कभी नहीं देखा हो कि वो आया है और छोड़ के गया। यानी कि इससे एक साफ है कि अगर अल्लाह ने हयाती लिखी है तो मौत खुद आपकी हिफाजत करेगी कि आपका वक्त आया नहीं। और जिस दिन आ जाएगा मुझे नहीं लगता है कि फिर वो कोई बच सकता है। और इसको आप गौर से देखिएगा कि जिंदगी और मौत की जंग में हमेशा मौत ही जीतती है, जिंदगी कभी जीती ही नहीं। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए दौड़ भाग सकती है, लेकिन जीतना तो मौत को ही है। और बेहतर जिसको कहा जाए, हर मजहब को आप उठा के देखिए, सिर्फ इस्लाम नहीं, इंसान को इंसान की मदद के लिए ही पैदा किया गया, उसकी खिदमत के लिए पैदा किया गया, उसकी तकलीफों के अंदर राहत देने के लिए उसको पैदा किया गया, हमारी अपनी तकलीफ के लिए नहीं है। मैं अक्सर ये देखता हूं अभी लोगों के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आराम की चाहत में लोग बेआराम हुए पड़े हुए हैं। रहबा साहब, अगर हम जितने ही इस शहर के लोग हैं, मुंबई के अंदर खास करके लोकल कम है, बाहर के लोग ज्यादा है जो आके यहाँ बसे हैं और अभी लोकल है, यानी कि हमारा अपना मुल्क है, अपना शहर है। अगर हम नफरत को छोड़कर एक दूसरे को हाथ बढ़ाना शुरू कर दें, ना कोई आपको बच्चा लावारिस दिखेगा, ना कोई इस तरह की बॉडीज अनक्लेम दिखेगी। आपके पास डेली की कितनी बॉडीज आती हैं? डेली बॉडीज आती हैं आपके पास? डेली हमारे पास बॉडीज है, ये मान के चलिए कि एवरेज जो हम निकालेंगे तो 3 से 4 बॉडीज रोज हमारे पास रहती है। डेली मतलब कि अभी आप यहाँ बैठ के जी इंटरव्यू दे रहे हैं, बिल्कुल तो 1-2 बॉडीज आ गई हैं Yes, जिसका आपको क्रिएशन करना है। यस। तो क्या होता है, जैसे जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूं, तो सबके लिए फंड्स वगैरह कहाँ से, कौन लोग आपकी मदद करते हैं? मैं बताता हूं वही। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लेट अस इनको थोड़ा सा हौसला, वर्बली नहीं, इनके लिए कुछ किया जाए ताकि और जगह भी। आई थिंक यू आर जस्ट कन्फाइंड टू मुंबई राइट नाउ, और आगे नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जनवरी मंथ के अंदर महाकुंभ में आपकी कितनी जरूरत थी, आपको ये पता है? महाकुंभ में सरकार अच्छा कर रही है, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत बेहतर करेगी जी, और लोगों को बचाने की कोशिश करेगी, और जो जरूरत उनकी है इस वक्त वो उसका पूरा ख्याल रखेगी। आपकी भी उतनी ही जरूरत अभी वहां पर भी। देखिए, वहां भी कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल, काफी ऐसे लोग हैं, काफी संस्थाएं हैं जो लगातार उन्होंने कोविड पीरियड में भी काम किया, अभी भी मदद कर रहे हैं। देखिए, अच्छे इंसान और बुरे इंसान दुनिया में हर जगह है, कोई ऐसा आप कर ही नहीं सकते कि यहाँ नहीं है वहां नहीं है। देखिए, ये जो कायनात अल्लाह चला रहा है वो इन्हीं की बदौलत चला रहा है। मैं अपने दर्शकों से ये कहूंगा कि इनका कारवां बढ़ाया जाए। अभी 12 लोगों की टीम आपके पास है? जी, 12 लोगों की टीम है, और जैसे मैंने कहा कि जनवरी में हमारे पास अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। 177 डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार हमारी टीम ने कराया था इन सिंगल मंथ। तो इन जगह पर हमको, जो आपने कहा खर्च कैसे चलता है, देखिए खर्च इसके अंदर क्या है, कुछ दोस्त जो है उनसे मदद ली जाती है, उनको बहुत रिक्वेस्ट की जाती है, कुछ अच्छे लोग तो हैं। ऐसा काम है कि स्टेट गवर्नमेंट को मंथली तौर पे कुछ फंड्स एलोकेट करना चाहिए। दे शुड बी एक आई थिंक, क्या इसके बारे में कुछ आपने बात करी? देखिए, इस बारे में अभी हमने सीएम, डिप्यूटी सीएम सभी को एक लेटर डाला है, साथ में एमसीजीएम कमिश्नर को हमने लेटर डाला है कि इसके अंदर हमारी मदद की जाए, क्योंकि अब 5 साल लगभग हो जाएंगे हमारे मार्च में। इन 5 सालों से हमारी टीम लगातार ये काम करती जा रही है, और ये बहुत चैलेंजिंग काम है, ये आसान नहीं है। हर किसी के घर में या तो मौत हुई होगी या तो वो अपनों की मौत के अंदर गया होगा, उसे पता है कि एक बॉडी के क्रिमेशन या बरियल के कितना पैसा लगता है। अच्छा, हालांकि मुस्लिम कब्रिस्तान जो है उसके अंदर हमको चार्जेस बहुत कम लगते हैं, उसकी वजह है कि वहाँ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सारा खर्च उठा लेती है। अच्छा, वैसे नॉर्मली कितना पैसा लगता है? सर, फिगर बोलना थोड़ी अच्छी बात मुझे नहीं लगता है कि देखिए, हर कोई जानता है कि एक बॉडीज के पीछे, अगर हिंदू बॉडी है तो लकड़े सरकार जो है फ्री देती है, लेकिन उसके पूजा पाठ को लेकर के, उसको जलाने के लिए क्या सामग्री लगती है, उसके बाद पिंडदान में क्या लगता है, तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है करके काफी, ठीक है ना। दूसरा, मुस्लिम्स के अंदर जैसे मैंने कहा कि कब्रिस्तान के अंदर चाहे वो चटाई हो, बरगा हो, ये कुछ संस्थाएं हैं जो लकड़ी, रोज वाटर से लेकर वो चीजें है, वो सारी चीजें जो है वो संस्थाएं हमको मदद करती, तो वहां हमारे चार्जेस बहुत कम लगते हैं। लेकिन हिंदू बॉडीज के अंदर खर्च हमको ज्यादा लगता है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई
फाइनेंशियली हमारे पास मदद के लिए कोई आया नहीं है। और हम लोगों से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप CSR फंडिंग के तौर पर, क्राउड फंडिंग के तौर पर हमारी मदद कर सकते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। ये बहुत अच्छा कॉज है। आपको याद होगा 2000 के आसपास एक भूकंप कच्छ में आया था। यस। उससे पहले एक भूकंप लातूर में था। जी। लातूर का भूकंप तो आप चलो ये कह सकते हो महाराष्ट्र के अंदर के गरीब तबका था, लेकिन कच्छ का भूकंप बहुत बड़े स्केल पे था और काफी बड़ी तबाही वहां हुई थी। जो करोड़पति थे वो सड़कपति हो चुके थे, जिनके पीछे काफले चला करते थे उनकी बॉडीज को पहचानने वाला कोई नहीं था। तो इस तरह के हालात जहां पर आते हैं, जहां करोड़पति को भी पूछने वाला कोई नहीं, तो हमारी जैसी अगर कोई एक संस्था है जो इस काम में आगे आती है, एक परिवार की तरह करती है, तो आपको भी फ्यूचर के लिए, हर पैसे वाले को भी मुझे लगता है कि इतनी चैरिटी करके रखनी चाहिए कि पता नहीं कब ऐसे कोई हालात आ जाए, किसी भी धर्म के लोगों का अंतिम संस्कार कर सकती है। राइट। हमसे जुड़ने के लिए बहुत रास्ते हैं। हमारी अपनी वेबसाइट है www.mamdani Health and Education Trust। जी। दूसरा हमारा जीपे नंबर भी है 9892085232। इसके माध्यम से आप हमको जुड़ सकते हैं। ममदानी हेल्थ ट्रस्ट में मैंने देखा कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को एजुकेशन, हेल्पिंग द गर्ल चाइल्ड, लोगों की प्रॉब्लम समझना, दरअसल ये सब भी इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी जो करंट काम आप कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें डाइल्यूट हो रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। थोड़ा सा खाने पीने के बारे में बताइए कि किस तरह से लोगों की फीडिंग करते हैं, कौन से ऐसे दिन हैं जहां लोगों को खाना मिल सकता है, क्या हम भी खाना खाने आ सकते हैं वहां पर? खाना जो है एक आम आदमी का हक है हमारे शहर। नेसेसिटी। बिल्कुल जी। यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, ऐसे अलग अलग जो झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जो गरीब राज्य गिने जाते हैं। वो फैमिलीज यहाँ काम के लिए, खास करके लेबर तबका और ये रहता है जिसकी सैलरी 12,000 से 18,000 के बीच में रहती है। चूंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है। यस। आप एक वक्त भी अगर कम से कम सड़क पे भी खड़े रह के खाओगे तो इस दौरान 100 रुपया लग जाता है मिनिमम। तो महीने का 3,000 हो गया, जिसकी 12,000 सैलरी है, 3,000 चले गए। दूसरा, मुंबई के अंदर जीने के लिए अगर वो किराए पे भी रहता है तो 1,500-2,000 शेयरिंग में भी लगेगा। जी। लाइट का लगेगा, चाय नाश्ता, ये बहुत जरूरी है। तो आदमी के पास पैसे बचते नहीं है। 12,000 में मुंबई में खुद अपनी जिंदगी नहीं काट सकता है तो अपने परिवार को कैसे पाले? तो ये क्या करते हैं जो लेबर क्लास होते हैं, ये अपनी भूख को या तो गुटके के जरिए मारते हैं या तो चाय के जरिए मारते हैं। वो सुबह एक बिस्किट का पैकेट ले लेंगे या तो एक बन पाउंड टाइप में ले लेंगे, उसको चाय में डुबा के रात तक जो है वो भूखे रहते हैं। उसके बाद वो एक टाइम खाना खा के 5,000-7,000 जो भी वो बचत कर सकते हैं वो अपनी फैमिली को पालने के लिए भेजते हैं। तो जब ये सर्वे आया तो हमने सोचा क्यों ना मिल करके खाने का काम शुरू किया जाए। छोटे लेवल से ये शुरू किया गया था 200 पैकेट से। ये वेजिटेरियन पुलाव या बिरयानी या चाइनीज आइटम रहती है जो कि एक क्वांटिटी इतनी होती है कि आदमी पेट भर के खा सकता है। अच्छा। ये कंटेनर टाइप में हम दिन में 2 बार डेली का काम करते हैं। जो भी लोग आए आसानी से अपना कंटेनर ले वो चले जाए। आपने कहा हम खा सकते हैं, क्या आप नहीं, कोई भी खा सकता है। तो ये आप कंटेनर्स जो हैं वो डेली हमारे पास ये दोपहर और रात 2 टाइम मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में जहां हमारा ऑफिस पड़ता है उसी से कुछ दूरी पर 2 टाकी इलाके के अंदर ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट है, खाने का काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच।